हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज जो है फिफ्थ नंबर टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक कवर कराते समय जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको आपको जो है प्रॉपर या तो टिक मार लीजिए, जिससे कि आप 10 मिनट क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट उस पेज को जरूर देख पाए। ठीक है, चलिए। तो अगला यूनिट है कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, यानी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोग रिटेल बैंकिंग में कौन से प्रोडक्ट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पहचानना है यहाँ पर, ठीक है। और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पहचानने के लिए एक मैस्लो साहब हुए हैं। ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रखा हुआ होगा, क्या? मैस्लो की हायरार्की, मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी से एक जो है क्वेश्चन रखा हुआ होगा। मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की थ्योरी कहती है कि हमारी जरूरतों का एक सीक्वेंस है, हमारी जो नीड है उसका एक सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा हमें इस काम की जरूरत होती है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके पांचवा। ठीक है। सबसे पहले हमको जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड की, यानी जिससे हम जिंदा रह पाए। क्या रह पाए? जिससे जिंदा रह पाए। दूसरी नीड होती है हमारी सेफ्टी वाली, यानी कि जो भी हमें मिल रहा है वो लगातार मिलते रहे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। ठीक है। तो पहली है फिजियोलॉजिकल, यानी जरूरत है शरीर को, रोटी कपड़ा। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर सेफ्टी नीड है। ठीक है। लास्ट वाली जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और उसके बाद जो नीड है वो सोशल नीड है, यानी सोशल नीड यानी कि हमें आसपास के लोगों से कनेक्शन। फिर है एस्टीम, कि हमारी कुछ इज्जत हो। और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हमें आत्म संतुष्टि हो गई, हम किस लिए धरती पे आए, यानी हम तृप्त हो गए। ठीक है। तो ये मैस्लो की हायरार्की का स्ट्रक्चर है, तो उसको हमें देखना है। ठीक है। एक यहाँ पे जो भी हमारे अप्रूवल प्रोसेस है लोन्स का, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो रिटेल लोन है वो या तो को बंदा खुद आता है बैंक, या कोई मार्केटिंग टीम उसको अप्रोच करती है। ठीक है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर कुड बी अप्रोच बाय द बैंक स्टाफ और इट्स एजेंट्स टू क्रॉस सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है, कार लोन लिया है तो उसका हाउसिंग लोन देने के लिए, हाउसिंग लोन लिया कार लोन देने के लिए, तो ये क्रॉस क्रॉस सेलिंग के पर्पज से। एक होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का हमने वहां भी बताया था, ड्यू डिलिजेंस की चौकन्ना रहना। ड्यू डिलिजेंस का मतलब चौकन्ना रहना, या जो भी हमें कागज दिख रहे हैं उसमें जरा सा भी संदेह या थोड़ा सा ऐसा लगता है यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन चीजों को जो है प्रॉपर से वो देखना। ठीक है। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, द बैंक वुड नो द प्रॉपर्टी डेवलपर हैज मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि अगर हम लोन दे रहे हैं तो ये सब चीज देखनी है कि हमें जिसको हम लोन दे रहे हैं वो प्रॉपर बंदा है या नहीं है, कल को दिक्कत तो नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हमें उसकी केवाईसी, पैन, आईटीआर, और उसके घर की विजिट करना, टेलीफोन वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करना, और वेटिंग ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बाय द बैंक लीकर। वेटिंग का मतलब होता है सर्टिफाई कराना। वेटिंग का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई कराना, या उसको ये देखना कि हाँ जी ये जो उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या वो लैंग्वेज को बैंक एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। उसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई कि बैंक उसको ना ले पाए। तो जो लीगल एडवाइजर होता है उन कागजों को पूरा देख के ये देखता है कि हाँ ये लीगली जो है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। विजिट ऑफ हाउस सोसाइटी ऑफिस। क्वांटम ऑफ लोन की बात करें कि कितना हम लोन देंगे, तो आमतौर पर जो हमारी वो होता है कि कितने टाइम, मंथली इनकम का कितने टाइम, हाउस में, हाउसिंग में कितने जो है एनुअल इनकम का कितना है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है।
रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो 3 से 30 साल है, जो भी कुछ है इसमें कुछ नहीं देखना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर जो है, कस्टमर की क्या होती है, डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर कस्टमर की अलग जरूरत होती है और बैंक भी उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लोगों के नाम होते हैं, कस्टमरों को हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कस्टमरों को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिनकी इनकम लेवल पर एनम 2 से 10 लाख है, उसको हम कौन सा मार्केट बोलेंगे? बोलो सब लोग। मास मास मार्केट। मार्केट। मास मार्केट। थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी तो मास एफ्लुएंट। एफ्लुएंट। अब आप लोग अपने आप को देख लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मास मार्केट में है। ठीक है, थोड़ा मास बहुत जो स्केल 2 3 हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज सारे मास मार्केट में है। मास ठीक है। मार्केट। फिर आता मास एफ्लुएंट, फिर आता सुपर एफ्लुएंट, फिर आता है हाई नेटवर्थ, सुपर हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। ठीक है। तो 2 से 10, 10 से 50, 50 से 400, 400 से, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। द फंडामेंटल assumption अबाउट द कस्टमर फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ब्रीफली एक्सप्लेन। तो क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ती है? किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमको रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करने के लिए फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, कस्टमर फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, क्या क्या देखना पड़ता है? कस्टमर आर डिफरेंट एंड सो देयर एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, नीड ऑफ कस्टमर आर डिफरेंट है, ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर फॉर फाइनेंशियल सर्विस विल बी यूनिक, customers can be broadly grouped together based on their pyramid। अब नीड पिरामिड का मतलब जो मैंने अभी बना के बताया था ना आपको, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? नीड पिरामिड। नीड पिरामिड किसका है ये? मैस्लो मैस्लो का। थ्योरी। मैस्लो का मैस्लो। नीड पिरामिड। ठीक है। कस्टमर्स कैन बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, जेंडर और फैमिली साइज। ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप फॉर ए सिंगल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ कि एक तो उसने बोला हुआ है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप फॉर ए सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, यानी कि इस कारण से, इस कारण से, या इस कारण से, या इन दोनों के कारण से, इन दोनों के कारण, मतलब किसी एक कारण से या किन्हीं दो कारणों से मिला करके हम लोग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कैन बी स्ट्रक्चर ऑन ए नीच बेसिस। नीच बेसिस होता है खास, नीच का मतलब क्या होता है? खास। तो किसी तरह के खास लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया गया तो उसे क्या बोलते हैं? नीच प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक। ये आ गया देखो, मैस्लो थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये देखो, मैस्लो थ्योरी दिख रही है। सबसे पहली नीड, सबसे पहली नीड कौन सी वाली है? पढ़ो जरा क्या लिखी हुई है। जियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसी, यानी रोटी मिलने लग जाती है तो आदमी सोचता है अब रोटी रोज मिले, यानी कि सिक्योरिटी मिले। फिर क्या सोचता है? सिक्योरिटी मिले। तो फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी आ गई, सेफ्टी के बाद सोशल, सोसाइटी में भी उसके काम की इज्जत हो, सोसाइटी के हिसाब से जो चाहिए वो उसे मिले। ठीक है। द नीड आर सेट टू मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट, fulfill such need will become stronger with longer duration they denied, one must satisfy lower basic need before progressing on the meet higher। यानी कि उसे सबसे पहले ऊपर जाने से पहले एक नीचे वाली नीड चाहिए, फिर नीचे वाली नीड पूरी हो जाएगी तो ऊपर वाली नीड, फिर ऊपर वाली नीड, इस तरह करके कस्टमर को इस स्ट्रक्चर में, हायरकी में चलना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पे चार, ये पिरामिड तो बता दिया हमने, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है क्या, कि जो सबसे बेसिक जरूरतें हैं बैंकिंग में वो क्या है? फिजियोलॉजिकल। बैंकिंग की सबसे बेसिक जरूरत क्या है?
कोर बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए और हाउसिंग लोन। ये सबसे क्या मान लिया उन्होंने, बेसिक नीड मान ली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन सी नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी सेफ्टी। सेफ्टी नीड। कौन सी है, मतलब सेविंग बैंक से ऊपर उठ जाओ, आरडी बना ली, एफडी बना ली, लाइफ इंश्योरेंस ले ली, ठीक है, एंडोमेंट प्रोडक्ट ले लिया, लो प्रीमियम का ले लिया, टैक्स प्लानिंग करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। तो ये कौन सी नीड हो गई अब, सेफ्टी। सेफ्टी। सेफ्टी नीड। फिर तीसरा कस्टमर आया सोशल नीड के लिए, उसने कहा भैया मेरे घर में फ्रिज व्रिज भी होना चाहिए अब। तो उसने क्या लोन लिया आपसे, पर्सनल। पर्सनल लोन। अधिकतर जो रिटेल के लोन है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं देखो, सोशल सोशल नीड होम में आ लोन रहे था, हैं। है, पर हाउसिंग लोन था नहीं कि होम लोन है। हाँ, दोनों में क्या फर्क है, बोलो। दोनों की होती है ऐसी। है, नहीं एक नहीं है। हाउसिंग लोन नीड है सर। फर्स्ट, और होम लोन क्या है, ठीक है। सेकंड। यानी पहला घर जो चाहिए उसको कौन सी नीड माना हुआ है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, और ये सोशल नीड में कि हाँ जी अब तो दुमंजला बना लिया, अब तो एक फ्लैट नोएडा में भी ले लिया, समझ रहे बात को। और यहाँ लिखा हाउसिंग, यहाँ लिखा हुआ है हम्म। होम। हाउसिंग का मतलब जो रहने के लिए आपने लिया हुआ, जहाँ आप रह रहे हैं। होम का मतलब एक मकान है, वो घर नहीं है, मकान है, आपने किराए पे दिया, कुछ करा। ठीक है, ठीक। इंश्योरेंस कवर, रिटेल गोल्ड लोन, हेल्थ पॉलिसी। तो अधिकतर चीजें क्या आ रही हैं, सोसाइटी में आ रही हैं, सोशल नीड में आ रही हैं। अधिकतर नीचे क्या आ रही है, सोशल नीड में आ रही है। ठीक है, फिर एस्टीम नीड आता है। फिर क्या आता है, एस्टीम नीड। और ऊपर जाना है हमें तो एस्टीम नीड क्या, एसटीडीआर है, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यहाँ पे सेकेंड हाउसिंग लोन आ रहा है, सेकेंड हाउसिंग लोन, होम इम्प्रूवमेंट, मतलब और आगे बढ़ गए आप। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, सेल्फ सेल्फ एक्सुएशन। सेल्फ एक्सुएशन में जब रिटायर हो जाते हो तो क्या चाहिए आपको, टेंशन। लोन चाहिए, पेंशन लोन चाहिए, या रिटायरमेंट के पैसों का क्या करें आप, सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट स्कीम। मतलब बैंकों से आखिरी जो अब आपको चाहिए मदद, ये तो ये मैस्लो की हायरार्की का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप जब भी अभी बुक पलटेंगे दोबारा तो ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो सर्विस क्वालिटी बिल्कुल बिना किसी उसके होनी चाहिए। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कस्टमर। एक्सपेक्टेशन जो है उसी से उसका क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। देयरफॉर सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट एज फॉलो। ठीक है, इफ एक्चुअल सर्विस इज बेटर देन द एक्सपेक्टेशन इट विल लीड टू द कस्टमर। तो अगर उन्होंने कहा है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी सर्विस करेंगे तो हम कस्टमर डिलाइट पे आएंगे। ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्या है, सबसे पहली बात है अगर मैच हो जाती है एक्सपेक्टेशन और सर्विस तो क्या होता है, कस्टमर। सेटिस्फेक्शन। और अगर सेटिस्फैक्शन। कम रह जाती है तो, डिससेटिस्फेक्शन। और अगर डिससेटिस्फैक्शन। बेटर हो जाती है तो कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट। डिलाइट। ठीक है, तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के तीन स्तर हो गए, बराबर है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं क्योंकि बैंक क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और सर्विसेज भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सर्विस की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सर्विसेज क्या होती हैं, टेंजिबल होती हैं। सर्विस क्या होती हैं, टेंजिबल होती हैं, यानी उनको हम हाथ से छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, उसके हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, appearance ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सोनेल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। ठीक है, आर बैंक्स फैसिलिटीज अट्रैक्टिव, इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इजी। यानी कि जो टेंजिबल करना है उसको। तो सर्विसेज होती कैसी हैं, सर्विस होती है कैसी, कैसी होती हैं सर्विसेज, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। हमको कैसी बनानी हो सर्विसेज,
टेंजिबल बनानी है। अब मान लिया आपने पासबुक प्रिंट करके दे दी, ठीक है, तो उसको और टेंजिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पासबुक के साथ क्या दे देंगे, एक कवर दे देंगे, या पासबुक में स्पेशली फ्रंट पेज पे उसका फोटो और कुछ छाप के दिया, यानी कि उसकी जो इंटेंजिबिलिटी को टेंजिबिलिटी में कन्वर्ट करना। रिलायबिलिटी, जो भी आप काम करें उसमें कस्टमर को जरा सा भी शक की गुंजाइश ना हो या कोई एरर वेरर ना हो उसमें। तो उसमें क्या है कि जैसा आप प्रॉमिस करें, ने कहा कि एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली, where an officer says then amount will be sanctioned 2 days, does he follow the same? यानी कि जो वो कह रहा है वो प्रॉमिस पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्या उसका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एक्यूरेट है या नहीं है। तो हमारी सर्विसेज में क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस तो इसमें क्या है कि प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कराना क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस है। When there is a problem with the bank statement, does the bank resolve the issue quickly? अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या उसने दूर करवा दिया है या नहीं करवा दिया। आर द चार्जेज विच आर डेबिटेड रॉन्गली आर रिक्रिएटेड इन द अकाउंट, कुछ गलती हो गई थी उसको दोबारा सही करा आपने, ठीक है। एश्योरेंस होना चाहिए हमारी तरफ। अब एक क्वेश्चन यहां से सुनिए, एश्योरेंस में क्या है, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी। हमें इस बात का एश्योरेंस उसको देना है कस्टमर को। तो पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस, तो हमारे स्टाफ में ये चीजें हैं या नहीं है। कर्टसी, क्या हमारे स्टाफ पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट, कंसीडरेशन और फ्रेंडलीनेस है या नहीं है। क्रेडिबिलिटी, क्या हमारे स्टाफ पर कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है। सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड डाउट, यानी जो भी वो पैसा जमा कर रहा है हमारे वहाँ, क्या हम लोग उसे ये एश्योर कर रहे हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। अगला आता है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में कोई फर्क बता सकता है क्या होता है, एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क। हम्म, Understanding the question. जैसे मान लिया आपकी ब्रांच में फ्रॉड हो जाए, आपकी ब्रांच में फ्रॉड हो जाए और आपका एक मित्र कहे अरे यार बहुत गलत हो गया भाई, बहुत दिक्कत हो गई यार, ये तो तेरे साथ बड़ा ही गलत हो गया, तो क्या दिखा रहा है आपके प्रति, सिंपैथी। सिंपैथी दिखा। अब दूसरा दोस्त है, उसके साथ पहले एक बार फ्रॉड हो चुका है, उसके साथ पहले एक बार क्या हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, वो आपसे कह रहा है अरे यार ये तो बहुत दिक्कत का काम है, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं तो बहुत परेशान रहा, और तेरे को कोई मदद होगी मैं करूंगा, और वो कर भी रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है, सिंपैथी यानी वो सिचुएशन उसने क्या करी है, खुद भी फेस कर चुका है। फेस कर रखी है, या वो उस सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि जैसे उसने फेस कर रखी हो। तो सिंपैथी अच्छी वर्ड है या एम्पैथी अच्छी वर्ड है, एम्पैथी। एम्पैथी अच्छा वर्ड है, एम्पैथी जो है सुपीरियर वर्ड है, एम्पैथी जो है सिंपैथी से सुपीरियर वर्ड है। तो एम्पैथी में क्या बोलता है, एक्सेस, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कांटेक्ट, यानी खाली कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ सब मिलता है जब आ जाओ तब मिल जाएगा, ये नहीं। वो कहता है कि कस्टमर अप्रोच कर पाए आप तक और कांटेक्ट कर पाए। कम्युनिकेशन, कीपिंग कस्टमर इन्फॉर्म इन ए लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, मेकिंग एन एफर्ट टू नो कस्टमर एंड देयर नीड। तो ये जब आप
ये कस्टमर को अपने समझोगे, जानोगे, तो ही आप क्या दिखा सकते हो कस्टमर के साथ, एम्पैथी। और नहीं तो क्या दिखा रहे हो आप, सिंपैथी। सिंपैथी दिखा रहे हो। ठीक है। वैल्यू कस्टमर्स एंड हिज बिजनेस एंड टाइम, तो उसके टाइम की, उसके कारोबार की आप क्या करें, वैल्यू करो, उसको ग्रीट करें, ठीक है, उसका रेस्पेक्ट करें, उसको उसके टाइम का रेस्पेक्ट करें। पता लगा बैठा रखा, अभी बैठ जाओ जरा, 15 मिनट बाद आना। डू नॉट ट्रिविलाइज द कस्टमर प्रॉब्लम, मतलब कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको उसको वेट में ना रखें और लंबा ना करें। ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि प्रोवाइड सॉल्यूशन नॉट एक्सक्यूज, अगर उसकी पासबुक प्रिंट होनी है तो प्रिंट कराओ, ये नहीं कहो कि अरे 10 दिन से बीमार है, पासबुक प्रिंटर वो बोला था, आया नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, क्या है, एक्शन लीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, और उसके अलावा कोई अल्टरनेट दीजिए उसे। ठीक है। अगला है अंडरस्टैंड कस्टमर क्वेरी एंड कंसर्न, कस्टमर जो पूछ रहा है उसको समझो, उसका कंसर्न समझो। ठीक है। लिसन द कस्टमर, सी द इशू इशू प्रॉब्लम एंड हर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक्नॉलेज हिज हर फीलिंग। ठीक है। चलो अगला आता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल। तो यहाँ पर क्या है, कुछ फाइंडिंग हुई थी, कस्टमर सर्वे किया गया था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट में कस्टमर सर्विस क्वालिटी पर एक सर्वे किया गया था। तो उसमें स्टडी की गई, उसने कहा 20,000 कस्टमरों की स्टडी की गई, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरिया में। तो उसमें 4,000 कस्टमर हु हैव अवेल होम लोन, अबाउट 35,100 कस्टमर हु हैव अवेल क्रेडिट, इन लोगों से जो है वो करी गई। ठीक है। कुछ सेविंग बैंक अकाउंट वाले थे जो, तो उन्होंने कहा कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी ऑफ द बैंक्स क्रिएटिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन सर्विस क्वालिटी मीजर्स द क्वालिटी बेस्ड ऑन द बेंचमार्क वैल्यू ऑफ द केपीआई ऑफ द, तो जो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे उन पे बेस्ड उनसे स्टडी की गई। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज मेड ऑन द 3 बेसिक पैरामीटर, कौन कौन सा, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कैसा है, एडवोकेसी और लॉयल्टी, 3 चीजों पे, किस पे, कि वो कितने सेटिस्फाई हैं कस्टमर, एडवोकेसी आपके काम की वकालत करते हैं, और आपका काम जो है लॉयल है। द रेटिंग शोज हेल्दी ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय द इंडस्ट्री, रेटिंग 3 मेजर टू अबाउट 80% सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल 3, जो तीनों सेगमेंट थे उसमें उन्होंने रेटिंग देने की बात करी। When asked how experience their banks had changed in last 1-2 years, 2/3 customers said they improved a lot, यानी कि कस्टमर सर्विस पे अब लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 9 out of 10 सेविंग अकाउंट एंड होम लोन customers find excellent value respective bank offering, this score is significantly lower for credit card। तो उन्होंने कहा होम लोन पे तो संतुष्ट है, लेकिन सेविंग बैंक पे संतुष्ट है, लेकिन किस पे संतुष्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे नहीं है। ठीक है। सर्विस की क्वालिटी पे बात आती है, सेविंग बैंक पे बात आती है। तो सेविंग बैंक की अगर बात करेंगे तो क्या है, टच पॉइंट एक्सपीरियंस, टच पॉइंट एक्सपीरियंस का मतलब जहां वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, जहां वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो टच पॉइंट एक्सपीरियंस में क्या बोलता है, एवरेज अक्रॉस द टच पॉइंट, तो उन्हें कैसा मिला, पीएसबी आर कंपेरेबल टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पीएसबी में जो कस्टमर घुसता है उसकी फीलिंग्स उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर घुसने पर होती है। ब्रांच का लेआउट, कैश ट्रांजेक्शन, ये भी किसका अच्छा है, परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर अबव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एवरेज, यानी इस मामले में ब्रांच लेआउट एंड कैश ट्रांजेक्शन में बोलते हैं परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर अबव प्राइवेट सेक्टर, इसको बोलते हैं कि इससे अच्छा है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक का ठीक महसूस किया गया। सेविंग अकाउंट, नो सीरियस कंसर्न ऑन द सेविंग अकाउंट पैरामीटर एट और अबव द प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेविंग अकाउंट में मैं अच्छा महसूस किया। ब्रांच नॉन कैश ट्रांजेक्शन, स्कोर्स ऑन मोस्ट पैरामीटर एट पर प्राइवेट बैंकों जैसा था।
कम्युनिकेशन बोलता है कि कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल अलोंग विद द इंफॉर्मेशन फ्लो टू कस्टमर मीट्स एवरेज एक्सपेक्ट, जो एवरेज थी वो मिल रही थी। प्रॉब्लम इंसिडेंस एंड रिकरेंसी, वेरी लो इंसिडेंस जस्ट लाइक द इंडेक्स, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, ये एरर और ये एरर की रिकरेंस जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सेविंग अकाउंट एक्टिवेशन टाइम, अकाउंट एक्टिवेशन विद इन 3-4 विंडो सिमिलर टू द इंडस्ट्री, यानी तीन तीन दिनों में ये काम हो जा रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वेलकम किट रिसीट टाइम क्लोज टू 90%, वेलकम विद इन रिसीव विद इन, यानी वेलकम टू 14 दिनों में मिल जा रही है कस्टमर वाइज। तो ये बेसिकली सर्विस पे बेस्ड कुछ फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। फर्दर मेजर नीडेड टू एनहांस द सर्विस क्वालिटी, क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ट्रांजेक्शन टाइम को इम्प्रूव करना चाहिए। ब्रांच ऑफरिंग नीड टू रीलुक्ड एट in terms of range of services offered in light of people related drivers being seen in as driving overall। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, हमें जो ब्रांच की ऑफरिंग को दोबारा से देखना चाहिए। लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल इज फेल्ट बाय, चैनल से मतलब है कितनी तरीकों से आप उनको सेवाएं देते हैं, तो बैंक अभी मतलब कस्टमर सोच रहे हैं कि ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। होम लोन की बात कर रहे हैं, सर्विस क्वालिटी होम लोन की तो होम लोन में कौन अच्छा बता रहे हैं, किसको अच्छा बता रहे हैं, PSU बोलो। पीएसयू को अच्छा बता रहे हैं होम लोन में, ठीक है। और ड्राइवर ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट फीचर एंड कम्युनिकेशन सीन्स टू बी ड्राइविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस द मोस्ट। ओवरऑल मेजर्स, एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव पब्लिक सेक्टर एवरेज बैंक। होम लोन पैरामीटर ये सब छोड़ दो। हाउसिंग लोन के लिए करना क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि बैंक नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल पैरामीटर, उसे अपना क्या परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन करना है। बैंक नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू रेंज ऑफ प्रोडक्ट फीचर टू मेक मोर कस्टमर फ्रेंडली। प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन फ्रॉम बैंक नीड्स टू हैव सिस्टमेटिक अप्रोच। कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल्स ऑन ब्रांच नेटवर्क। बैंक नीड टू रीओरिएंट इट्स एम्प्लॉय टुवर्ड्स द कीवर्ड, ठीक है। कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम बैंक, कस्टमर की क्या बैंक के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कस्टमर जब आपके पास आता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसके मतलब के क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होने होना चाहिए, प्रोडक्ट और उनकी डिलीवरी का भी प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। चैनल, आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम होना चाहिए कि किसी काम को करने में कितना कितना टाइम लगता है। डिलीवरी ऑफ द प्रॉमिस विद रिगार्ड टू द प्रोडक्ट सर्विस, जो आप वादा करें वो देना है। satisfactory service experience from the delivery channels and the service personnel, effective communication about the different products and services, transparent dealing and service। इसको एक बार बस आपने अभी इस समय जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा बस आके वहां पे कंसंट्रेट करके सुनते रहो। गुड एम्बियंस होना चाहिए। एम्बियंस का मतलब जो ब्रांच का लेआउट होता है उसे एम्बियंस बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर से हुज इनकम लेवल इज बिटवीन 10 लाख टू 50 लाख इज रेफर टू, बताओ जरा। मास मास एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, मास क्योंकि एफ्लुएंट, आप लोग क्या है 2 से मास 10 वाले मार्केट, में है ना, मास मार्केट वाले हैं। फिर क्या आता है, मास, एफ्लुएंट, उसके बाद सुपर सुपर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, सुपर फिर सुपर एच एन डब्ल्यू, उसके बाद NHI, सुपर एच एन डब्ल्यू, HN, हाई नेटवर्थ। हाई नेटवर्थ आ रहा ना, वो तो लास्ट में फिर है ना सर। नहीं, हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्क अल्ट्रा, के बाद भी दो और है, 2 और है ना, अच्छा एक अच्छा अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, सुपर और अल्ट्रा है। सुपर और हाँ अल्ट्रा, अल्ट्रा। ये देखो, हाई नेटवर्थ के बाद सुपर हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा। अल्ट्रा है, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, फिर हाई नेटवर्थ, सुपर हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। Which of the following needs fall within the classification of Maslow hierarchy need?
अर्जेंट कौन नहीं होगा अर्जेंट खाली नीड नाम का 1 2 कोई भी 3 हमने नहीं सुना था। ठीक है। बट ऑप्शन नहीं है ना। कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। सब हो जाएगा ना, ये सब कुछ होगा ना सर। हाँ, हमने वो कहा था ना कि इंटेंजिबिलिटी को कन्वर्ट करो टेंजिबिलिटी में। रिलायबल रिलायबल सर्विस होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए और एश्योरेंस एश्योरेंस देना चाहिए। एबीसी बैंक हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ए ये हो न्यू जाएगा, प्रोडक्ट। फिजियोलॉजिकल हो जाएगा हाँ, और कोर 7 बैंकिंग अकाउंट लॉन्च करना है, तो स्पेशल फीचर टू फिजियोलॉजिकल अट्रैक्ट द कस्टमर अंडर विच ठीक कैटेगरी कस्टमर नीड्स टू प्रोडक्ट फॉल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। physiological नहीं। चलिए, नेक्स्ट यूनिट आती आती है आपकी कौन सी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आपका मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट होगा। ये आपकी बैंकिंग को मार्केट करने का इसमें एक सारा सिस्टम आएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें हैं कि प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन बैंकर के लिए क्या होती है, डिपॉजिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट। तो ये जो 6.5 6.6 6.7 है, इसमें तो केवल प्रोडक्ट होंगे, उनके फीचर्स होंगे, तो ये तो जल्दी कवर हो जाएगा। केवल हमें शुरू के जो 3 दिख रहे हैं ना, ये क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और नीचे है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है, इस पर से। तो हम लोगों के पास जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं, इस बात को समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट का क्या किया उन्होंने? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमने पीछे ही पढ़ा था। हम अपने मार्केट क्या करते हैं? कैटेगराइज कर लेते हैं। हम अपने मार्केट को कैटेगराइज कर लेते हैं। Market segmentation approach by the bank are broadly based on the upon its business model and priority. Segment can be qualitative, such as separation by values and interest, or quantitative, यानी क्वालिटेटिव सेगमेंटेशन हो सकता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज और इंटरेस्ट की बात करते हैं, और क्वांटिटेटिव हो सकता है such as by age and gender or income. The maximum value can be derived when banks merge both type of data to comprehend better the want and need। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बैंक जो है अपने जो डेटा है उसको क्या करता है, डेटा टू कॉम्प्रीहेंड बेटर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ देयर, यानी एक उसको डिटेल्ड में उसकी जरूरतें, और वांट का मतलब क्या होता है, चाहते हैं, बेसिक नीड, और इसको वांट को हम डिजायर या कहते हैं, और क्या क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, किस बात की डेफिनेशन है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। क्या होता है? प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज का? टेंजिबल एंड द इनटेंजिबल। मतलब प्रोडक्ट में दोनों तरह की फैसिलिटी होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टेंजिबिलिटी की और इंटेंजिबिलिटी। टू द पोटेंशियल बायर अ प्रोडक्ट इज ए कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन, यानी प्रोडक्ट वो चीज है जो उसके लिए उसके सेटिस्फेक्शन, वैल्यू सेटिस्फेक्शन का क्लस्टर है या ग्रुप है। A customer attaches values to a product in proportion to its perceived ability, यानी वो कितने काम कर सकता है
उसकी परसीव्ड एबिलिटी का मतलब कि ये प्रोडक्ट उस कस्टमर के कितने काम कर सकता है, उसके हिसाब से वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या देता है, वैल्यू करता है। टू हेल्प सॉल्व हिज प्रॉब्लम और मीट हिज नीड, यानी कि उसकी समस्याएं दूर करे, उसकी जरूरतें पूरा करे, उस हिसाब से वो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, वैल्यू करता है, प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन use and return desired by the customer. This bring into focus the importance of product and the relevance of the product from the customer side. The key factor remains that if bank product is no longer capable of satisfying customer needs. चलो ये समझ लो, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वो प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ता है, फिर एक कौन सी स्टेज में आता है, मैच्योरिटी में। मैच्योरिटी में कई समय तक रहने के बाद या कम समय तक कभी भी रहेगा, उसके बाद अगली स्टेज उसकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन वाली। ठीक है। ये बताओ जियो का फाइबर ब्रॉडबैंड कौन सी पोजीशन पे है, मेच्योरिटी पे। अभी तो नहीं अभी maturity कहाँ है। मैच्योरिटी पे है, सर एयर फाइबर आ गया ना सर। नहीं नहीं, एयर मैच्योरिटी से मतलब है कि फर्स्ट वाले अभी पे है सर। क्या, अभी भी उसमें क्या दिखाई दे रही है उनके बिजनेस में, ग्रोथ। ग्रोथ है। मैच्योरिटी में ना स्टैग्नेट हो जाता है। जैसे नहीं अगर आप बात करें बैंक का, सेविंग बैंक कौन सी स्टेज पर है, इसमें तो हमेशा ग्रोथ रहेगी, आते रहेंगे। ये मैच्योरिटी में आएगा सर। नहीं, नंबर ऑफ अकाउंट से बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ अकाउंट से बात नहीं हो रही है उसमें। और ये जो सेम बैंक अकाउंट है ऑलमोस्ट, अब कोई भी सेम बैंक अकाउंट है तो ऑलमोस्ट क्या सेम तरह का अकाउंट है सबके पास, मैच्योरिटी स्टेज में आता है। अच्छा ये बताओ आरडी, आरडी तो मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन के कहाँ पर है, डिक्लाइन स्टेज में है सर। डिक्लाइन स्टेज में है। आरडी से आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आरडी की जगह टिप कर रहे हैं। एसआईपी कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कौन सी स्टेज ड्राफ्ट में है, वो तो डिक्लाइन में। डिक्लाइन में। तो यही चीज है कि प्रोडक्ट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल जर्नी होती है। ठीक है। ये देखो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, देखना जरा। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ customer awareness of the product will be more and that will be result in growth। अब तीसरी स्टेज कौन सी आ गई, मेच्योरिटी। मैच्योरिटी। ठीक है। देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स, कब, मैच्योरिटी पे, कि सेल्स वैल्यू कहां पहुंच गई है, पीक्स पे पहुंच गई, मतलब जहां पहुंच सकती थी वहां पहुंच गई है। ठीक है। Here there is a wide customer base which will result maximization of sales with inflow of business and profit। तो यहाँ पर क्या था, अधिक से अधिक सेल से वो करता था। आखिरी स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज, which is the staleness stage or saturation stage। Because of competition, the better products available from the competitor, staleness will creep in, which will result in the saturation of the sales। Here the business profiles stagnate, customer develop a tendency to indifference of the product। तो जब ये एक तरह से पूरा वो वहां पहुंच जा रहा है, कहाँ, मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी की स्टेज को उसने कौन सा नाम और दिया हुआ है, मैच्योरिटी के बाद की जो सिचुएशन है उससे कहाँ पहुंचते हैं आप लोग, फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिक्लाइन। डिक्लाइन। तो ये बेसिकली जब भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की हो जाएं, किस तरह की हो जाएं, स्टेलनेस स्टेज में आ जाएं,
सैचुरेशन दिखाई देने लग जाए और दूसरे लोग अच्छा प्रोडक्ट कंपटीटर लेके आ रहे हैं, तो आप इसका मतलब कौन सी फाइनल पोजीशन पहुंच रहे हैं? डिक्लाइन। डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज में। ठीक है, ये डिक्लाइन। लक्षण काहे के हैं? डिक्लाइन के लक्षण है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट का टाइप से आता है, क्या लिखा हुआ है? कोर प्रोडक्ट कोर और प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड। कोर प्रोडक्ट होता है जिसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कोर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट? कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट। Core product are essentially those products which defines what kind of business where we are in. In the banking scenario, some of the core ये सेल बैंक वगैरह सब क्या है? कोर प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं? आर डेवलप्ड फॉर फॉर्मल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉर्मल प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग ऑफ टू कोर प्रोडक्ट। तो जैसे वो आपने सुना एफडी और उसका सेविंग बैंक का, तो एफडी और सेविंग बैंक को मिलाया तो वो कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है? ऑटो स्वीप वाला आर्गुमेंटेड। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। टू इन वन। मतलब किसी सेम बैंक के साथ आपने एटीएम कार्ड दिया, एटीएम कार्ड में कुछ और फैसिलिटीज दी, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंकर। प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंकर, अब इसमें आप देखिए जरा, प्रोडक्ट लाइन का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट। दो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटर टू डिफरेंट सेगमेंट, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट लाइक कोर प्रोडक्ट will cater to all segment. Likewise, different bankers market their different product in different names, though they have common features. तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट सबका एक सही है लेकिन उसके नाम, जैसे जो ऑटो स्विप वाला है, कोई मोड्स बोलता है, कोई ऑटो स्विप बोलता है, कोई अनफिक्स डिपॉजिट बोलता है, क्या क्या नाम बोलता है। ठीक है, the idea of this to make the customer identify the bank with the particular name of the product. तो जब कोई बैंकों को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो प्रोडक्ट उस बैंक के लिए क्या कर रहा है? क्या क्रिएट कर रहा है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है लोगों की जुबां पे वो नाम बार बार आना, उसकी पहचान हो जाना, उसकी फेम हो जाना, क्या कहलाता है? ब्रांड कहलाता है। ठीक है, बैंक जो है टू टाइप की ब्रांडिंग एक्सरसाइज करता है। पहली करता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, और दूसरी क्या करता है? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। पहली प्रोडक्ट ब्रांडिंग है। इज अटेम्प्टेड बाय बैंक टू क्रिएट प्रोडक्ट रिकॉल, यानी कोई बंदा एक सेम बैंक खोलने आया तो वो उस प्रोडक्ट को ध्यान में रख के बैंक का नाम याद रख रहा है। मतलब पहले उसके जुमा पे क्या आ रही है, क्या आ रहा है? उसका प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ठीक है, और एक ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मिले या ना मिले, लेकिन लोग उसे किस नाम से जानते हैं? उस बैंक बैंक के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्ट से ज्यादा बैंक को जान रहे हैं, तो कौन सी ब्रांडिंग हो रही है? कॉर्पोरेट ब्रांड। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। ठीक है, कौन सी ब्रांडिंग अच्छी है? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। बताओ कौन सी अच्छी है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ब्रांडिंग अच्छी है। दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। तो बैंक ऑटोमेटिक हो नहीं, जाएगी। प्रोडक्ट ब्रांडिंग ब्रांडिंग होने से जरूरी नहीं है कि उसकी ब्रांड। मैं बताता हूँ आपको कि कॉलगेट सुना है आपने? जी। यस सर। ये कौन सी ब्रांडिंग है? ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग है। कॉलगेट का कंपनी का नाम क्या है? पामोलिव। कितने लोग जानते हैं इस बात? नहीं। इसका मतलब वो प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, अब ऐसे करें हम
SBI का हाउसिंग लोन, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी ब्रांडिंग में है और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट भी भी। ब्रांडिंग। तो दोनों ही, वो कह रहा ना कि बेसिकली एडप्ट टू टाइप ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइजेस, तो एक ही का नहीं, वो दोनों का एडप्ट करता है। ठीक है। ब्रांडिंग इनिशिएटिव बाय बैंक विल हेल्प देम टू डेवलप डेफिनेट बिजनेस थ्रू द प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट से भी अपने आप का नाम कमाता है। और प्रोडक्टों में क्या गए, डिपॉजिट, एसेट और अदर प्रोडक्ट्स। अदर अदर। सर्विस। अब ये जो है, देखो, जो अब हम आगे देखने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज है। क्या है? सिंपल है, ये पता ही है आपको। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होती है करंट अकाउंट में? कोर करंट अकाउंट, ऑगमेंटेड करंट अकाउंट का मतलब हमने बोला था मेन प्रोडक्ट के साथ क्या दे दिया आपने, कुछ एडिशनल फीचर। एडिशनल फीचर दे दिए, तो उसे कौन सा बोलेंगे? जैसे आपने चेकबुक दे दी, फ्री दे दी, और इंश्योरेंस कवर ले लिया, दे दिया, ये सब चीज, ये क्या है? ऑगमेंटेड। सेविंग बैंक में बेसिक चेकबुक, रेल, ये सब कार्ड होता है। और बेसिक सेविंग अकाउंट विद चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीज दे दिया। ठीक है, चलो। फिक्स में आ गया, ये सब कुछ है। इसको हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। सेम में अकाउंट की बात आ गई, इसमें कुछ नहीं बताना है। कासा का पता ही होगा आपको, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग सेविंग अकाउंट। ठीक अकाउंट। है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है। क्या है ये? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। ये BDA। इंपॉर्टेंट है, रिटेल का आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिटेल में जो प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट आते हैं और एक ही आता है। इसमें इस अकाउंट को पहले किस नाम से जानते थे हम लोग? नो नो फ्रिल फ्रिल। सेविंग। नो नो फ्रिल अकाउंट। ठीक है। तो इसने क्या बोला हुआ है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और इसमें क्या क्या खास बातें होती है? हमने मिनिमम कहा बैलेंस नहीं। नॉर्मल सर्विसेज हैं इसमें, शेल नॉट हैव। इसकी बेसिक फैसिलिटी क्या है कि बैलेंस क्या है, कि कंडीशन नहीं है। क्या इसमें डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं? डॉक्यूमेंट केवाईसी होती है इसमें। नॉमिनल केवाईसी होती है। VID पूरा होगा सर। फुल केवाईसी होती है। केवल उसको छूट दी जा रही है, किस बात की? फाइनेंशियल छूट दी जा रही है कि आप मिनिमम बैलेंस ना रखो तो भी चलेगा। ठीक है। सर्विस अवेलेबल इन अकाउंट will include deposit and withdrawal of cash at bank branch level, receipt, credit, money through electronic payment, ये सब चीजें इसमें आ रही। ठीक है। BSBD is subject to the KYC guideline being issued by the RBI time to time. Holder of BSBD account will not be eligible for opening any other saving account। मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक अकाउंट उसने दूसरा खोल रखा है और एक अकाउंट BSBD खोल रहा है। ठीक है। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? उसने कहा 30 दिन के अंदर विल करो। बी रिक्वायर्ड टू क्लोज इट विद इन कितने डेज? 30 डेज। 30 डेज। Existing basic banking no frill account should be converted to basic account deposit as per the instruction container। तो इसने जो 3-4 कंडीशन दी थी, कहाँ थी वो 3-4 कंडीशन? कहाँ है? इसमें होता ना कि उससे ज्यादा अमाउंट नहीं रखना है। नीचे है सर, स्मॉल अकाउंट में। चलो, डी दूसरा में अकाउंट कौन सा है जो डी में एक क्वेश्चन जो आने की संभावना है? इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा, या तो स्मॉल अकाउंट से या BSBD अकाउंट से। तो BSBD में क्या होता है
कि डज नॉट पजेस आइदर ऑफ एनी ओबीडी, यानी इसके पास क्या नहीं है, ओबीडी नहीं है। ओबीडी नहीं है, उसके अकाउंट की बात हुई, ठीक है। और उसमें सिर्फ उससे क्या ले लेंगे, सेल्फ से फोटोग्राफ, सिग्नेचर और प्रिंट ले कर लेके उसका अकाउंट हम लोग खोल देंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट वुड बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो ऐसे बीएसबीडी अकाउंट जो क्या है, स्मॉल कैटेगरी के हैं, तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि जितने भी क्रेडिट हैं वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो विड्रॉल्स हैं उसमें कितना नहीं होना चाहिए 1 महीने में। 10,000 से ज्यादा। तो ये फीचर याद कर लेना, ये मतलब अब ऐसा मौका नहीं है कि आप सोचो कि मैं याद कर लूंगा, अभी दिमाग में इतना बैठा लो कि वहां ध्यान रहे एग्जाम में, ठीक है। द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड कितना, 50,000। 50,000 से ज्यादा कभी बैलेंस नहीं होना चाहिए उसका। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड है। और ये उसे फैसिलिटी कितने समय के लिए मिलती है, 12 मंथ। 12 मंथ। 12 मंथ के लिए। और अगर वो 12 मंथ के अंदर ये कह देता आके कि देखो मैंने अप्लाई कर दिया, कुछ दिन लगेंगे आने में, तो उसे कितने दिन और दिए जाते हैं, 12 मंथ और ठीक है। और अगर 24 महीने तक ये सब कुछ नहीं हो पाता तो उसका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक। ब्लॉक। बंद नहीं किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल अकाउंट कैन ओनली बी ऑपरेटेड एट कौन से, सीबीएस लिंक ब्रांच, क्योंकि यही पता लगा सकती है ना कि सब जगह का अकाउंट कहाँ कहाँ खुला हुआ है, ठीक। चलो इंटरेस्ट रेट की क्या बात है, आजकल बैंक ने क्या कर दिया 2011 से डीरेगुलेट। डीरेगुलेट कर दिए, यानी कि अपने आप बैंक अब अपने आप ही इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, खुद ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ईच बैंक विल हैव टू ऑफर ए यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑन सेम बैंक डिपॉजिट, कितने लाख तक, 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख तक के डिपॉजिट पर सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट एक होंगे, ठीक है। While calculating interest on such deposit, bank are required to apply the uniform rate set by them end to end day balance up to इतना 1 लाख। और बैंक विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट पेड और सच अकाउंट, सबको एक जैसा ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। सर जो बीएसबीडी अकाउंट होगा वो फुल केवाईसी अगर होगा तो उसको भी 2 साल में नहीं क्लोज कर सकते ना सर? नहीं, वो तो चलता रहेगा। उसमें तो फॉरेन रेमिटेंस भी आएगा ना सर। लेकिन वो बीएसबीडी उसी अकाउंट को जनधन अकाउंट आजकल बोला जाता है सर ना। किसको, बीएसबीडी को बीएसबीडी को ही जनधन अकाउंट बोला जाता है अभी। बीएसबीडी को जनधन अकाउंट इसलिए बोलता है, उसमें नो फ्रिल वर्ड लिखा था ना, जिसमें बैलेंस, वो Zero। जनधन अकाउंट तो यूं बोला जाता है कि मोदी ने यह दिखाना था कि हमने 200 करोड़ अकाउंट खोल दिए। वो तो जैसे मुद्रा लोन्स नहीं है, तो मुद्रा लोन क्या है, जो एक्चुअली पुराने सर सारे 2000 लोन बैंक के चलते थे उसको कन्वर्ट कर दिया, क्या लिख दिया उसमें कंप्यूटर में, मुद्रा। मुद्रा लिख दिया कि साहब इतने एक्चुअली करोड़ के मुद्रा लोन बांट दिए। 2012 में सर बीएसबीडी को आरबीआई ने लॉन्च कर दिया था और 2014 में गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया। प्रमोट क्या किया कि उसी फीचर्स को प्रमोट करते हुए एक दो फैसिलिटी बढ़ाते हुए, ओडी वाली फैसिलिटी बढ़ाते हुए और इंश्योरेंस की फैसिलिटी बढ़ाते हुए और ये सब ऐड ऑन करते हुए उसको जनधन अकाउंट का नाम दे दिया गया। चलो अब देखो, उसमें हाँ बोलो। उसमें सर रेमिटेंस आएगा कि नहीं फॉरेन से बीसीबीडी अकाउंट में? नहीं आएगा ना? बीसीबीडीए में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा स्मॉल अकाउंट में। उसमें मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होगी क्योंकि फुल केवाईसी है। हाँ, फुल केवाईसी में कोई लिमिट नहीं, केवल लिमिट किस बात की है, जीरो बैलेंस की, लेकिन जीरो अगर बैलेंस क्वेश्चन आ अकाउंट गया तो बीएसबीडी अकाउंट में कितना एक्टिव अमाउंट रख सकते हैं वन टाइम? है। क्वेश्चन आएगा कि बीएसबीडी अकाउंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकते हैं वन टाइम, तो क्या देगा? बीएसबीडी में कोई क्राइटेरिया नहीं है अमाउंट का,
स्मॉल अकाउंट में अच्छा है। क्योंकि उसमें केवाईसी पूरी ले रहे हो ना आप, मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए का काम पूरे कर रहे हो ना। इधर देख लो, यहाँ देखो, सेम अकाउंट डज नॉट हैव मिनिमम बैलेंस, इन कॉन्ट्रास्ट BSBD has a maximum account balance that has to be maintained। मतलब मिनिमम के क्राइटेरिया है। बीएसबीडी तो स्मॉल अकाउंट में ही आता है ना सर, बीएसबीडी जिसमें केवाईसी नहीं है, उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन है, राइट ना सर? अगर केवाईसी नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन या कम है तो उसको हम स्मॉल अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। है वो जीरो बैलेंस वाला, दोनों में क्राइटेरिया है। देखो, डज नॉट हैव मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया, हैज मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस दैट हैज टू मेंटेन, BSBD होल्डर गेट ATM का सारी फैसिलिटी उसको दे रहे हैं यहाँ पर। फॉरेन रेमिटेंस भी हो सकता है फुल केवाईसी। फुल केवाईसी में तो देखो, फॉरेन रेमिटेंस करना या ना करना किस वजह से होता है, पीएमएलए की वजह से। ठीक है, एक बात देखो यहाँ पे, ये HDFC बैंक का खोला हुआ मैंने, इसमें लिखा हुआ है सिंस द BSBD इज ए नो फ्रिल जीरो बैलेंस अकाउंट, there are a few conditions placed on it. The idea is for the account to serve someone from the economically weaker section, and keeping those customer in mind the condition are valid। ये कुछ कंडीशन दी हैं, क्या दी हैं इसमें देखो, अपर मॉनेटरी लिमिट टू द बैलेंस दैट कैन बी मेंटेन दिस अकाउंट कितना है, 50,000, टोटल क्रेडिट कितना है, 1,00,000, और विड्रॉल लिमिट कितनी है, 10,000, maximum 4 withdrawal at particular month। In the case of account does not satisfy these conditions, the bank can convert it to regular account। तो BSBD में भी इन्होंने कंडीशन तो सेम दे रखी है भाई। नहीं सर, ये स्मॉल अकाउंट का ही डिटेल इन्होंने डाला है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो मेरे को समझ में आया, नहीं, BSBDA का क्राइटेरिया यही है सर, सही दिया इन्होंने। और स्मॉल अकाउंट कन्वर्ट करने के लिए केवल हम क्या देख लेंगे, उसकी केवाईसी का, तो ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो देखना है। लेकिन बुक्स में तो उसमें दिया सर हुआ है स्मॉल अकाउंट और BSBD दो अलग अलग है। उसमें तो एक में उसमें तो सर फुल कैप है कि केवाईसी। वो 12 मंथ के लिए ही होगा वो अकाउंट, उसके बाद उसको OBD देना होगा या फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन लेना होगा, नहीं तो वो अकाउंट ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि जो हमारा BSBD अकाउंट है, अगर वो उसमें केवाईसी नहीं दे रहा है तो BSBD स्मॉल अकाउंट नाम हो जाएगा उसका। अगर उसमें क्या नहीं दे रहा है, केवाईसी नहीं दे रहा है, तो उसका नाम BSBD स्मॉल हो स्मॉल जाएगा अकाउंट सर। हो जाएगा। KYC दे रहा है तो BSBD हो जाएगा। हाँ, केवाईसी दे रहा है तो क्राइटेरिया सेम रहेगा। हम्म, हाँ। ब्रांच में भी सर 4 ट्रांजैक्शन के बाद BSPDA में फ्लैगिंग है तो परमिट नहीं करता विद इन द मंथ। BSBD में ना, जी जी, तो फिर उसको जनरल में कन्वर्ट करना होता है अकाउंट को, तभी वो परमिट करता है। ये RBI का सर्कुलर निकला 2015 का, तो उसका पहले एक अकाउंट चलता था BSBD। अब देखो यहाँ इसने साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BSBD स्मॉल। तो ये जितनी कंडीशन है वो BSBD के लिए ना होके कौन से अकाउंट के लिए है, स्मॉल अकाउंट। BSBD स्मॉल अकाउंट के लिए। किनके लिए है, BSBD स्मॉल अकाउंट के लिए, जो सारी स्मॉल कंडीशन यहाँ पे दे रखी है,
जबकि जो HDFC की बैंक की वेबसाइट है उसमें जो है उसने ये वर्ड नहीं लिखा है। कौन सा वाला? स्मॉल अकाउंट। ये देख रहे हो, उसने जो है स्मॉल अकाउंट वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है इन बातों से। सर HDFC बैंक इस तरह के अकाउंट को प्रमोट भी नहीं करती है ना। नहीं करता होगा ना, तो इसीलिए उसने नहीं किया। तो HDFC जो है इस तरह के अकाउंटों को नहीं प्रमोट कर रहा है। सारे प्राइवेट और बैंक थे। हाँ, तो यहाँ पे स्पेशल देखो BSBD क्या लिखा हुआ है? स्मॉल अकाउंट। स्मॉल। तो यानी कि BSBDA की कैटेगरी में स्मॉल अकाउंट अगर खोल रहे हैं तो उस कंडीशन में जिसमें KYC का थोड़ा बहुत क्या है, दिक्कत है, कम है, तो जैसे ही वो इस कैटेगरी में आएगा तो उसकी ये वाली कंडीशन सारी लागू हो जाएंगी जो अभी हमने पढ़ी थी ना कंडीशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो BSBD BSBD स्मॉल करके पूछता है, राइट सर? उस स्मॉल अकाउंट वर्ड लिखेगा फिर वो हाँ ठीक, ओके। स्मॉल अकाउंट वर्ड वो वहाँ पे एक लिखेगा। मिनट सर, वो इंश्योरेंस कवर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है सर, वो थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। रुपए क्रेडिट कार्ड वाला, जी जी रुपए कार्ड वाला, जी जी, उसमें कुछ वो है कभी कि कभी आता आपको वो अकाउंट खोलने के बाद कितने 90 Yes. दिन के अंदर क्या कर लेना है, एक्टिवेट या कर 45 लेना। दिन के अंदर 45 दिन के अंदर था। एक्टिवेट कर लेना है। और पिछले 90 दिन में एक ट्रांजेक्शन उसमें हुआ मैंडेटरी। होना चाहिए। 45 दिन में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ऐसा कुछ था। 45 दिन में है या 90 दिन में? 45 दिन में 45 दिन में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद ये है कंप्लायंस ऑफ 90 डे ट्रांजेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ आपके सामने PMJDY में जो रुपए कार्ड इश्यू किया जाएगा उसके क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि बस क्वेश्चन रखा हुआ है, समझ लो, ऐसा समझ लो। तो इसमें क्या कहता है देखो, क्लेम इंटीमेशन शुड बी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ये तो 90 डे के अंदर क्लेम हो जाना है, लेकिन इसके जो बेसिक फीचर्स जो है ये यहाँ कंपनी का नाम क्यों लिखा हुआ है? इसी कंपनी से रजिस्टर। हम्म जो रुपए का जो इंश्योरेंस है वो इसके साथ है। तो 1 लाख अमाउंट, अमाउंट कितना है सर इसके लिए? कितना कवर इंश्योरेंस करता का है सर? अमाउंट 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। पहले 1 लाख। कहीं आ नहीं रहा वाला। चलो अभी देखते हैं टेक्स्ट में कहीं मिलेगा आगे ये। ठीक है, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में थे, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें कि इसमें बैलेंस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक साल में कितने डेबिट हो सकते हैं, एक महीने में डेबिट? 10,000। 10,000, ठीक है। चलो करंट अकाउंट में एक रूल्स आए हुए हैं आजकल कि कितनी करंट अकाउंट खोले जा सकते हैं।
बोलो। एक अकाउंट खोले जा सकते हैं। एक फर्म का एक ही होनी चाहिए। नहीं, उसमें है 5 करोड़ तक का, अगर अपने कहीं पर क्या ले रखा है, लिमिट लोन। लोन ले रखा है, लिमिट ले रखी है, उस कंडीशन में आप बिना एनओसी के न्यू अकाउंट दूसरे बैंक में नहीं खोलेंगे, ठीक है। और अगर उससे कम का है तो आपको सिंपल नए वाले बैंक को क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा ऐसा ऐसा अकाउंट चल रहा है जहां पर मेरा टर्नओवर जो है 5 करोड़ से क्या है, कम है, ठीक है। एफिडेविट ले लेते हैं सर ना। नहीं, वो एक फॉर्मेट बना हुआ है उसका, एफिडेविट नहीं, फॉर्मेट बना हुआ है उसका। एक फॉर्मेट बैंकों ने डिवाइस किया हुआ है, उसको वो कर लेते हैं, ठीक। ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट अकाउंट में क्या क्या क्राइटेरिया है कि आपको क्या देना चाहिए, एक्सपायरी का नोटिस देना चाहिए, और अगर वो नहीं आता है तो 10 साल के बाद क्या कर देना चाहिए उसे, ट्रांसफर। डीफ डेब्ट अकाउंट अकाउंट में में। डिपॉजिट एजुकेशन एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड। फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और अगर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इस अकाउंट में और कस्टमर लेने आ जाएगा तो क्या करना है, दे उसको दे देना। देना, बाद में तुरंत दे डिमांड देना करनी। है। क्या देना है, तुरंत देना है, और आरबीआई से क्या कर लेना है, डिमांड। क्लेम कर लेना है। ये केवाईसी गाइडलाइन का चैप्टर हमने पीपी में पढ़ा था, ध्यान है किसी को, हम्म, पढ़े केवाईसी थे का सर। पूरा चैप्टर पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। हम्म। सी केवाईसी का नंबर कितने डिजिट का होता है, 16। 16। 16। सी केवाईसी का नंबर कितने डिजिट का होता है, 16। 16। सी केवाईसी का रिकॉर्ड कौन रखता है, सर सही। एनएसडीएल। नहीं सर सही, सर सही, सॉरी। सर सही, सर सर सही। सर की वेबसाइट में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और सरसई क्या है, बेसिकली एक क्या है, रिपॉजिटरी है। क्या है, डिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी वो होती है जो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को ई स्टाइल में, इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल में रखती है, ठीक है। अगर ओवीडी जो फर्निश करी जाती है उसमें अपडेटेड एड्रेस नहीं है तो उसके लिए क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओवीडी फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस। क्या ले सकते हैं उससे, 2 महीने से पुराना क्या नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी यूटिलिटी बिल। बिल, जिसमें इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल और ये सब शामिल है, ठीक है। और प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स की रसीद भी चल जाएगी, और पेंशन और फैमिली पेंशन ऑर्डर issued to retired employees by government department or public sector undertaking if they obtain the address, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर जो एकोमोडेशन देता है ना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रहने के लिए घर देती है, उसका एड्रेस भी चल जाएगा, ठीक है। The customer shall submit OVD with current address within a period of 3 months. जा रहे हैं बाबू। पेन नंबर नहीं होता तो क्या होता है, फॉर्म 60 ले। फॉर्म 16। ये सारी वो प्रोसेस हैं केवाईसी वाले। इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। क्या होता है इसका मतलब,
कस्टमर को बुला हम्म, के फिजिकल वेरिफिकेशन करना केवाईसी का। हाँ मतलब कस्टमर की हालत, स्थिति, जानकारी, उसकी हैसियत को समझते हुए ये देखना कि हाँ ये जो काम कर रहा है ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, ये देखो CKYC का आ गया सर, सही में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स ऑफ एसेट प्रोडक्ट यानी कि लोन वाले प्रोडक्ट हो गए, ये सब लोन की कैटेगरी आ गई यहाँ पर। अदर प्रोडक्ट सर्विसेज हो गया। ये सब आगे है। यहाँ से आता है थोड़ा न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था, प्रोडक्ट की क्या देखी थी, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल देखी थी। कौन कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ग्रोथ, मैच्योरिटी। ठीक है, ये कभी कभी सीक्वेंस में क्वेश्चन भी आता है कि इनके सीक्वेंस लगा के दो करके अपन। ये है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो इसमें सबसे पहला नंबर स्टेप कौन सा है इसका, आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेट हुआ। फिर आइडिया को क्या करा आपने, स्क्रीनिंग किया। फिर उसके कॉन्सेप्ट को क्या किया आपने, टेस्टिंग किया। और बिजनेस एंड मार्केट का एनालिसिस किया। और उसके बाद क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का क्या करा आपने, लेवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग करी और कमर्शलाइजेशन, यानी कि आप बिल्कुल फुल्ली आपने मान लिया कि इसको हम चलते रहने देंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लेना, सीक्वेंस। ठीक है, आइडिया स्क्रीनिंग में से जो आइडिया देता है तो उसके आइडिया को देखा जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट आ रहा नहीं आ रहा कुछ में। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बात को, इस प्रोडक्ट को चला पाएगा नहीं चला पाएगा। इज द न्यू प्रोडक्ट और आवर एग्जिस्टिंग लाइन और न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, एनालिसिस, मार्केटिंग। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर जो है कैसे है हमारे पास, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजेनिक, मतलब हर कस्टमर का अलग मूड होता है। अब इतने सारे कस्टमर हैं, इतना मूड अलग अलग है, तो हम हर बंदे के लिए क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा आ गया है, तो कस्टमर प्रेफरेंसेस वुड आल्सो चेंज ड्रास्टिकली। दिस वुड हैव एन एफर्ट on the product life cycle of the new product which will affect the economic of the product. Existing product range is another constant to a new। अब मान लिया पहले से ही 36 तरह के डिपॉजिट स्कीम चल रही हैं, एक और डिपॉजिट स्कीम लिया है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा पहले ही जो है 20 से ज्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं। देयर प्रोडक्ट रेंज हैड बिकम अनवाइडली, द एक्सरसाइज वाज मोर टुवर्ड्स द, एक मिनट रुकिएगा जरा।
चलिए, एक क्वेश्चन आपका इस स्क्रीन से आने वाला है, ये वाला, कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होती है। प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होती है? तो प्रोडक्ट के कोई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नाम दिए हुए। सबसे पहला कौन सा लिखा हुआ है? जेनरिक। जेनरिक। आपने जेनरिक मेडिसिन सुना हुआ है? यस सर, सुने हैं। जी सर। तो जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि जो उसमें साल्ट है उसी नाम से दवाई बिके। अगर जैसे अगर मान लिया हम पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है? अगर दवाई में जो एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है उसी नाम से बिकता है तो उसे कौन सी मेडिसिन बोलते हैं? जेनरिक मेडिसिन जी बोलते हैं। तो सेविंग बैंक का अकाउंट है, सेविंग बैंक का अकाउंट है, बेसिक अकाउंट है, तो उसे हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे बैंक के लिए? जेनरिक। जेनरिक प्रोडक्ट। सेविंग अकाउंट। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ और एडिशन कर दिया तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा वो? एक्सपेक्टेड। अब एक्सेप्टेड। कोई ये कहने लग जाए कि साहब सेविंग बैंक के साथ मुझे चेकबुक और एटीएम तुरंत मिल जाए, मिल जाएगा। ऑगमेंटेड में आया कि भैया ये मिले तो, लेकिन बढ़िया से इसके साथ एक कवर हो और आप इसे बड़े से बढ़िया से लिफाफे में हमको दें। अगला उसने कहा पोटेंशियल प्रोडक्ट, उसने कहा सब कुछ दें, उसके साथ इंश्योरेंस भी दें, उसके साथ ये भी दें, हाउसिंग लोन भी जल्दी मिल जाए आपको। तो यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है, जो कोर प्रोडक्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनरिक जेनरिक। प्रोडक्ट। यानी कि ये सब जो हमारे बैंक के रेगुलर प्रोडक्ट हो गए। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या आ गया देखो, A saving bank customer expectation is to withdraw money at will and also collect his check through his account and also want to keep track of the balance as that। यानी केवल लेन देन को छोड़ते हुए उसने कुछ और डिमांड अपनी रखी, अपनी एक्सपेक्टेशन रखी है। तो यही जेनरिक प्रोडक्ट अब क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। और ये कस्टमर्स के रिप्रेजेंट द कस्टमर मिनिमल परचेज कंडीशन, की कस्टमर कब इस प्रोडक्ट को लेगा उसने अपनी कंडीशन जो रखी है उसके हिसाब से। तीसरा क्या आ गया यहाँ पे? आर्गुमेंट। ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड में क्या होगा कि ऑगमेंटिंग और एनरिचिंग द प्रोडक्ट वॉलेंटरली। द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट द मार्केटर। यानी ये मांगने वाला नहीं मांग रहा, ये कौन दे रहा है? प्रोवाइडर खुद उसमें कुछ एडिशन कर रहा है। जैसे पासबुक चाहिए आपको, ठीक है, आपने पास, लेकिन उसने पासबुक अब कलर्ड छपवानी शुरू कर दी। तो कलर छपवाना क्या है? उस प्रोडक्ट का एक ऑगमेंटेशन कर रहे हैं आप। ठीक है। तो जो मार्केटर होता है वो उसमें जो जोड़ता है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट किसकी तरफ से डिमांड होता है? कस्टमर की कस्टमर तरफ की से। तरफ। कस्टमर की तरफ कस्टमर से। की तरफ। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट किसकी तरफ से डेवलप होता है? मार्केटर की तरफ से। प्रोवाइडर। सर्विस These प्रोवाइडर। improvement are neither suggested by the customer nor even the expected by them। तो मैं अब यही बोल रहे ना हम लोग कि ये इंप्रूवमेंट कस्टमर की तरफ से नहीं है, हम खुद दे रहे हैं उसको। ठीक है। बैंक, सेविंग बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ कलेक्टिंग चेक, तो कस्टमर देयर कि बैंक कह रहा है कि अगर आप ये अकाउंट खोलते तो हम आपका चेक आपके घर से ही ले लेंगे। अगला क्या गया? पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट उसने कहा एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट, मतलब जो भी हम कर सकते हैं एक्सट्रीम एकदम। द पोटेंशियल प्रोडक्ट मे बी डेवलप बेस्ड ऑन द सजेशन, न्यू आइडिया, रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल क्या है? उसने कहा अवेलिंग द सर्विस फ्रॉम द साइट ऑफ द कस्टमर विदाउट गोइंग टू द बैंक। यानी आप कस्टमर अपने घर में ही सारी सर्विसेज ले रहा है। इन द टेक्नोलॉजी सेंसिटिव बैंकिंग सिनेरियो, सेटिंग अप customer computer terminal at the customer site and offering him to bank from his place। तो मतलब वो उसके घर में जाके ही सर्विसेज देने लगे। ठीक है। प्रोडक्ट पॉलिसी। प्रोडक्ट पॉलिसी से मतलब होता है बैंक में जितने भी काम होते हैं उन सब कामों की क्या होती है? पॉलिसी। कि बैंक कैसे 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 इस काम को करेंगे, कौन इसको अप्रूव करेगा,
कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, वो सब कहाँ लिखा होगा? प्रोडक्ट की पॉलिसी। प्रोडक्ट से मतलब है जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या पुराने प्रोडक्ट में बदलाव किया जाता है तो इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इतने सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे कि वो सारे प्रोडक्ट एक तरह से सेम सेम से होंगे, ठीक है। तो आपने देखा हो कई बार बैंक क्या करता है, कुछ पुरानी स्कीम्स को क्या करता है, बंद करता है। बंद कर देता कारण यही होता है कि भाई सेम स्कीम चल रही है, ठीक है। तो इसने बोला हुआ यहाँ पे, फॉर डिसाइडिंग द मार्केटर शुड डेवलप ए प्रोडक्ट पॉलिसी विच इन्वॉल्व। प्रोडक्ट पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला है कि प्रोडक्ट की लाइन और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को क्या करना, अप्रेजल करना। लाइन का मतलब होता है रेंज। डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि दो प्रोडक्टों में कोई डिफरेंशिएशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो एक को क्या कर देंगे, बंद कर। प्रोडक्ट की पोजिशनिंग, पोजिशनिंग से मतलब क्या होता है, पोजिशनिंग से मतलब क्या होता है? मार्केट में किस तरह प्रोडक्ट चल रहा है। मार्केट में शेयरिंग होना उसकी, यानी इंट्रोड्यूस करना। अब इंट्रोड्यूस करने में आप किस पोजीशन पे पहुंचे हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेब्लिश करना क्या कहलाता है? एक तरह से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कहलाती है। ब्रांड के डिसीजन पे बात करना, डिसीजन ऑन ऑन पैकेजिंग। जब आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक का चिट्ठी आती है और सरकारी बैंक की चिट्ठी आती है, जब दोनों में क्या फर्क होता है? पैकेजिंग। बहुत लिफाफे में फर्क फर्क होता होता है। है। प्राइवेट बैंक का लिफाफा पकड़ के देखो तो बड़ा खूबसूरत, बढ़िया कलरफुल चिकने कागज का होता है। सरकारी बैंक का लिफाफा कभी कभी तो खाकी लिफाफा चला आता है, अब तो खैर सफेद यूज करने लग गए, ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में इस पॉलिसी में, तो अगर क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट पॉलिसी में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो ये चीजें होती है, ठीक है। एक वर्ड आता है यूएसपी, क्या होता है यूएसपी की फुल फॉर्म? यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। हाँ, कई बार ये लोग इसी को नहीं सही कर पाते। क्या लिखा हुआ है? यूनिक सेलिंग यूनिक सेलिंग। प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होता, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी आपके प्रोडक्ट में वो कौन सी चीज ऐसी है जिसको यूनिक कहा जाए। तो हर प्रोडक्ट अगर मार्केट में स्टेब्लिश होता है तो उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, एक यूएसपी। जैसे एप्पल का आईफोन बिकता है तो कौन सी यूएसपी से बिकता है, क्या यूएसपी उसकी? क्या है उसकी यूएसपी? सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी फीचर उसका यूएसपी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कहता है कि स्पेशल फिक्स डिपॉजिट है तो उसकी यूएसपी कहता है कि आपको हर महीने या क्वार्टर में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो खास चीज उसकी। तो पोजिशनिंग जैसा मैंने बताया था, पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि इट मे बी साउंड टू बी एक्सटेंशन ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम यूएसपी। रोजर रेवेस in his famous book Reality of Advertising define positioning as the art of selecting out a number of unique selling proposition, the one which will get you maximum sales. For positioning, the most important factor in the customer mind. Positioning therefore starts with the understanding the mapping and perspectives, यानी कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट पोजीशन करना है तो आपको स्टार्टिंग से कस्टमर की क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो प्रोडक्ट आपको कहीं पोजीशन देगा। The customer's mind would be occupied with the different product services of the different bank based on the following position grid. तो मतलब हर कस्टमर के दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट किसी न किसी कारण से उसके दिमाग में घर कर रखा होता है, ठीक है। तो कस्टमर की मेंटल परसेप्शन क्या है प्रोडक्ट के बारे में,
तो ये डिपेंड करेगी, मेनली ऑक्युपाइज डिफरेंट पोजिशन इन देयर माइंड बेस्ड ऑन द रिटर्न, द लिक्विडिटी एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट, the period of occupation these product in the mental perception of the customer again is there a short period depending, तो कितने समय के लिए उसके दिमाग में वो हावी रहता है। देखो इसमें बोलते हैं पोजिशनिंग के, बोलते हैं कि पोजिशन एज नॉट एट व्हाट यू डू फॉर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाना खास नहीं है, उस प्रोडक्ट को कहाँ पहुंचाना खास है। माइंड में, लोगों के दिमाग में घर करा देना है प्रोडक्ट। आप कैसे ही, और ये पोजिशनिंग होने के लिए सब लोग किस चीज का यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट दिमाग में बहुत वो करता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा वो करता है। जैसे एक ऐड चलता है आजकल, अनफिक्स डिपॉजिट, इनका क्या है, या कई बार आपने देखा होगा कि कितने परसेंट रेट, 150% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 150% क्या मतलब हुआ, 4% रेट की जगह कितना दे दिया आपने, 6 दे दिया। तो आप बोलेंगे हमारा सेविंग बैंक देता है 150% रिटर्न। प्रोडक्ट ब्रांडिंग, तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग में हमने देखा था, एक प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है, दूसरी कौन सी ब्रांडिंग होती है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है, ठीक है। ब्रांडिंग एफर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इन बैंक्स बिगिन विद द कॉर्पोरेट लेवल। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कॉर्पोरेट लेवल पे, यानी कंपनी का नाम होना भी जरूरी है, ठीक है। बैंक प्रोडक्ट जनरली इन्वॉल्व्स द गिविंग द डिफरेंट प्रोडक्ट कैची अट्रैक्टिव नेम। तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट को थोड़ा कैची बनाते हैं, उसका नाम थोड़ा अट्रैक्टिव रखते हैं। जैसे एक ये लिखा हुआ पब्लिक सेक्टर ने क्रेडिट प्रोडक्ट बनाया, क्या नाम रखा उसका, पुष्पका है। तो नाम भी रखना क्या होता है, एक जरूरी एस्पेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बताओ याला। कौन सा होगा, ऑल ऑफ द तीनों सही होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है प्रोडक्ट साइकिल के बारे में। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन, इसमें ग्रोथ वाला जो है स्टेगनेंट बताया है, इसमें ये गलत हो जाएगा 2 नंबर इसमें। इसने कहा एक सही है, इंट्रोडक्शन में सेल्स क्या होती है, लो होती है, और वो अपना कॉस्टिंग भी नहीं ले पाता, ये तो सही है, ठीक है। वही सही है। दूसरा, ग्रोथ स्टेज विच इज द सेकेंड स्टेज द सेल्स वॉल्यूम, ये गलत है। ये भी सही। इसमें क्या होता है, ग्रोथ में सेल्स बढ़ती है। इन द मैच्योरिटी स्टेज देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स, ये भी तो सही है ठीक ना। है, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, वन और फर्स्ट टू। एंड थर्ड, ठीक। प्रोडक्ट, हाँ अब देखो ये आ गया यहाँ पे, ये मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन पक्का आया था। क्या बोलता है, वो कहता है प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कंपोनेंट इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ठीक है। जेनरिक सही है। प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड भी सही है। एक्सपेक्टेड एडिंग एडिशनल फीचर, ठीक है। ठीक है। ऑगमेंटेड भी ठीक है। ऑगमेंटेड एडिंग वैल्यू इन एडिशन टू फीचर्स, मतलब फीचर के बाद और फीचर डालना, मतलब फीचर में भी कुछ एडिशन कर देना। पोटेंशियल, फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर, बिल्कुल चारों क्या है, सही है। विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ए रिटेल एसेट प्रोडक्ट, कौन सा नहीं है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो है लोन का प्रोडक्ट नहीं है। कॉन्सिक्वेंट टू डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, आरबीआई बैंक क्या कर सकते हैं, आरबीआई दो तो इसमें सही होगा, वो तो दूसरा सही वाला। है। कहता है आरबीआई नाउ
कैन, तो पहला क्या वाला सही नहीं है। इंटरेस्ट रेट टू एनी इस कस्टमर ऑफ एनी बैलेंस लाइंग इन द सेविंग सेलेक्टिव बेसिस। सेलेक्टिव बेसिस एक करने के लाख लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से ऊपर पे जाना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, एनी एनी बैलेंस। बैलेंस। एनी बैलेंस। तो एनी बैलेंस के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला, पहला तीसरा बैंक्स विल गलत है। हैव है पहला और तीसरा गलत है। बैंक विल हैव टू ऑफर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट अप टू 1 लाख तक यूनिफॉर्म करना, ये ठीक है। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द एनआरए, नहीं, गलत है। ये जो 1 लाख वाली कंडीशन है वो सबके लिए है। बैंक में डिफरेंशियल रेट तो चूज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सच एज कस्टमर ऑन सिमिंग। तो कितने का, 1 लाख से ऊपर वाले के लिए बात बोल रहा है, 1 लाख से ऊपर वाले के लिए बात बोल रहा है कि बैंक में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट सो चूज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये खास बात है। क्या खास बात है इसकी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि एक समय पर अगर 2 लोग आते हैं, 2 लोग इक्वल अकाउंट जमा करते हैं, तो दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, सेम दिया जाएगा। सेम दिया सेम। जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा, पहला और थर्ड गलत है, सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट। ठीक है, ये जो हम लोगों ने इतने टॉपिक किए हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 20-25 मिनट, आधा घंटा निकाल करके बुक सामने रखिए, और जहां जहां हमने बोला है कि ये चीज है, तो उस चीज को एक बार जरूर देख लीजिए। हर यूनिट में 2-3 चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो आपकी नॉर्मल बैंकिंग से क्या है, कनेक्टेड हट तो इसका करके हैं। पीडीएफ शेयर कर सकते हैं सर। जरा इस वाले टॉपिक में बताओ कौन कौन से वर्ड्स आए जो आपको वो करने हैं, यहाँ देख के बता दो। चलो, क्या है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, और प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल, और उसके अलावा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आया। ठीक है, और टाइप ऑफ क्या आया, प्रोडक्ट का वो आया ना, कौन कौन से प्रोडक्ट होते थे। एक तो पहला प्रोडक्ट कौन सा है, जेनरिक। दूसरा कौन सा है, एक्सपेक्टेड। दूसरा कौन सा है, एक्सपेक्टेड। तीसरा कौन सा है, ऑगमेंटेड। और चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पोटेंशियल। ये याद करो भाई, ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं तुम्हें। ठीक है, ठीक हो गया। सर इसका पीडीएफ शेयर कर सकते हैं सर। हाँ, कर देंगे, अभी मैं क्लास के बाद कर देता हूँ, सभी का करता हूँ, 6 का 6 का। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। और शाम को इंडियन इकोनॉमी वाली क्लास में क्यों नहीं आते आप लोग हैं, अरे किसी भी तरह सुन लो भाई।